नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है, ठीक है। पहला सवाल देखिएगा, ठीक है। कल्पना दर्श इसको बोलते हैं यूटोपिया, ठीक है, से आप क्या समझते हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा। कल्पना दर्श, ठीक है, एक आदर्श समाज या स्थिति की अवधारणा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है जहाँ सब कुछ परिपूर्ण और सुखद होता है, ठीक है। कल्पनादर्श एक ऐसी दृष्टि है जो हमें एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती है, भले ही इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना संभव नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हो, ठीक है। देखिए सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय और अत्याचार का विरोध करना, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है। गांधी जी ने इसे आत्मबल का प्रयोग कहा था, जो शारीरिक ताकत के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक ताकत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है। और यह भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। इसी में आगे देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जिसको बीजेपी बोलते हैं हम लोग। यह भारत का वर्तमान सत्तारूढ़ दल है जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है। दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। यह ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और इसे सौर पैनलों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। इसी में आगे देखिएगा पवन ऊर्जा, ठीक है। यह ऊर्जा वायु की गति से उत्पन्न होती है और इसे पवन टरबाइन की मदद से बिजली में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सड़क परिवहन के दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। देखिए इसको तो कैसे लिखना है। सड़क परिवहन की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला आपका हो गया लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी भी स्थान तक पहुंच सकता है, चाहे वह गांव हो या शहर, ठीक है। और यात्री का माल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कम लागत, ठीक है। सड़क परिवहन छोटे और मध्यम दूरी के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन है। यह अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम खर्चीला होता है, खास तौर पर जब दूरी कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा की तरह कार्य करे। यह एक सामान्य मानक के रूप में कार्य करती है जो मूल्य के माप और लेन देन के एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। मुद्रा को किसी भी देश या क्षेत्र की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह कागज या धातु जैसे सिक्का हो गया के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती है। इन कंपनियों का मुख्यालय किसी एक देश में होता है, ठीक है, लेकिन इनके उत्पादन हो गया, विपणन और अन्य कारोबार विभिन्न देशों में फैला होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया कोका कोला, ठीक है, नोकिया हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है, टाटा समूह हो गया। ये कंपनियां एक ही कंपनी के अंतर्गत विभिन्न देशों में अपनी उत्पादकता और सेवाएं प्रदान करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ठीक है, इसके कारण क्या था और प्रभाव क्या था, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। देखिए फ्रांस क्रांति जो था ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, कारण और प्रभाव बताइए, ठीक है ना। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में, ठीक है, शुरू हुई थी और यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल फ्रांस के समाज को बल्कि संपूर्ण यूरोप और विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति फ्रांस में गहरी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ था। इसका कारण क्या था, पहला आप देखिएगा आर्थिक असमानताएं, ठीक है। फ्रांस में उस समय की शासन व्यवस्था में भारी आर्थिक संकट था, ठीक है। राजा और उच्च वर्ग जैसे कि अभिजात वर्ग हो गया और चर्च पर, ठीक है, करों का बोझ नहीं था, जबकि आम जनता विशेष रूप से किसानों हो गया और श्रमिक हो गया, उन पर टैक्स का बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, युद्धों के कारण सरकार पर भारी कर्ज चढ़ गया जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। सामाजिक असमानताएं, ठीक है। फ्रांस में 3 वर्ग थे। पहला वर्ग था आपका चर्च, ठीक है, क्लर्जी बोलते थे इसको। चर्च के लोग जो करों से मुक्त थे। दूसरा आपका था नोबिलिटी,
अभिजात वर्ग जो भी करों से मुक्त थे और विशेष सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। तीसरा वर्ग था, इसमें अधिकांश लोग ठीक है शामिल थे, जैसे किसान हो गया, श्रमिक, व्यापारी आदि, जो करों और अन्य परेशानियों से जूझ रहे थे। राजशाही का असफल शासन ठीक है, फ्रांस का राजा लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट ठीक है का शासन भ्रष्ट और असक्षम था। राजा ने कई संकटों का सही समाधान नहीं निकाला और जनता के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? राजनीतिक परिवर्तन ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने राजशाही को समाप्त किया और प्रजातंत्र यानी रिपब्लिक की स्थापना हुई ठीक है। लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटोनी को फांसी दी गई। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ। सामाजिक असमानता, फ्रांस में समाज की संरचना को फिर से व्यवस्थित किया गया, विशेषकर तीसरे वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले और पुराने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आगे देखिएगा, अर्थव्यवस्था में सुधार ठीक है, क्रांति के बाद ठीक है भूमि सुधार किए गए और करों की व्यवस्था में बदलाव किया गया। हालांकि यह बदलाव धीरे धीरे प्रभावी हुआ ठीक है, लेकिन इससे समाज में कुछ आर्थिक सुधार देखने को मिला। उसके बाद देखिए यूरोप में क्रांति का प्रभाव ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में भी विद्रोहों और क्रांतियों को प्रेरित किया। इससे नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने फ्रांस का नेतृत्व किया और यूरोप के अन्य देशों में क्रांति का प्रभाव फैलाया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ ठीक है। देखिए जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ और यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसने जर्मनी को कई छोटे राज्यों और राज्यों के संघों से एक राष्ट्र में एकत्रित किया। इसके पीछे प्रमुख कारणों में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण थे। जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से ऑटो वॉन बिस्मार्क की कूटनीति और नेतृत्व में हुआ ठीक है। वियना सम्मेलन के बाद ठीक है जर्मन संघ का गठन हुआ, जिसमें 39 स्वतंत्र राज्य शामिल थे। ये राज्य स्वतंत्र थे लेकिन एक साथ मिलकर कुछ सामान्य नीतियां और आर्थिक व्यवस्था रखते थे। हालांकि इस संघ में कोई ठोस राजनीतिक एकता नहीं थी। आगे लिखिएगा, बिस्मार्क का उदय ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो प्रूसिया के प्रधानमंत्री थे, ने जर्मनी के एकीकरण के लिए योजनाएं बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रूसिया को जर्मनी का नेतृत्वकर्ता बनाना था ठीक है। रियल पॉलिटिक ठीक है, वास्तविक राजनीति के सिद्धांत के तहत कूटनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। उसके बाद देखिए फ्रांको प्रूशियन युद्ध ठीक है। देखिए 1870 में ठीक है प्रूसिया और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिसे फ्रांको प्रूशियन युद्ध कहा जाता है ठीक है। इस युद्ध में प्रूसिया ने फ्रांस को हराया था और इस जीत में जर्मन राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण जर्मन राज्यों ने भी प्रूसिया के नेतृत्व में एकजुट होने का निर्णय लिया। इसी में आगे देखिएगा जर्मन साम्राज्य का गठन ठीक है। फ्रांको प्रूशियन युद्ध की जीत के बाद ठीक है प्रूसिया के राजा विलियम I को जर्मनी के सम्राट के रूप में शाही दरबार में बैटनबर्ग में किंग विलियम I के रूप में प्रस्तुत किया गया और जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। अब जर्मनी एक एकीकृत और साम्राज्यशाही राष्ट्र बन गया था। यह एकीकरण बिस्मार्क के कूटनीतिक कौशल और सैन्य रणनीतियों के परिणामस्वरूप संभव हुआ ठीक है। इसका निष्कर्ष देखिए ठीक है, जर्मनी का एकीकरण ठीक है 19वीं सदी में बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, जिसमें युद्ध, कूटनीति और सैन्य रणनीतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इससे पहले अलग अलग राज्यों में बटा हुआ जर्मनी अब एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, जो यूरोप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेपोलियन की संहिता से आप क्या समझते हो ठीक है। देखिए नेपोलियन की संहिता, इसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड ठीक है, जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता भी कहा जाता है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1804 में स्थापित किया गया था। यह कानून का एक संकलन था, जिसका उद्देश्य फ्रांस में न्यायिक व्यवस्था को सुधारना और देश में कानूनी समानता लाना था। यह संहिता न केवल फ्रांस में बल्कि अन्य देशों में भी कानूनी सुधारों का आधार बनी। नेपोलियन संहिता की प्रमुख विशेषताएं ठीक है, कानूनी समानता। देखिए संहिता ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। इसने वर्ग, जाति और अन्य सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर दिया। सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलने की गारंटी दी गई।
और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा गया। आगे देखिएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेपोलियन की संहिता ने व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया। यह सुनिश्चित किया गया कि व्यक्ति अपनी संपत्ति को नियंत्रित कर सके, उसे बेच खरीद या हेर फेर कर सके। इसी में आगे देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेपोलियन की संहिता ने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। हालांकि धार्मिक संस्थाओं विशेषकर चर्च का प्रभाव कम हुआ और धर्म के आधार पर भेदभाव की स्थिति समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य। ठीक है, देखिए मोटे अनाज मिलेट से तात्पर्य उन अनाजों से है जो छोटी, कठोर और मोटी दानों के रूप में होते हैं। ये पौष्टिक, ताज़े और उच्च प्रोटीन, फाइबर और खनिजों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज का उपयोग प्राचीन समय से खाद्य पदार्थों के रूप में किया जा रहा था और ये जलवायु परिवर्तन, भूमि की उर्वरता, सूखा जैसी स्थितियों में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज के प्रकार। ठीक है, बाजरा हो गया, रागी, कोदी, सावा, ज्वार, चमचम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का संचालन करना। ठीक है, चुनाव आयोग की संरचना और कार्यों का निर्धारण संविधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य। ठीक है, चुनावों का आयोजन होता है, चुनाव की तारीखों का निर्धारण होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों की पंजीकरण और निगरानी होती है, चुनावी आचार संहिता का पालन करना होता है, मतदान केंद्रों की व्यवस्था होता है, चुनावी परिणाम की घोषणा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। ठीक है, देखिए भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकार हैं। भारत में सड़कों का एक विस्तृत नेटवर्क है जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है और लोगों को परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में सड़क नेटवर्क की कई श्रेणियों में बांटा गया है जो निर्माण की गुणवत्ता, उपयोगिता और परिपथ के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यहाँ भारत में पाए जाने वाले प्रमुख सड़क प्रकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। पहला आपका है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख राज्यों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़क का नेटवर्क होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये सड़कें लंबी दूरी तक फैली होती है और आमतौर पर इनकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है। जैसे आपका हो गया NH-44। ठीक है, जो कि दिल्ली से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, NH-7 आपका देखेंगे तो आपका हैदराबाद से कांची तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार, परिवहन और यातायात को सुगम बनाना। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा राज्य राजमार्ग। ठीक है, स्टेट हाईवे। देखिए ये सड़कें राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है। राज्य राजमार्गों का निर्माण जो होता है ना, रखरखाव, इसकी विशेषता क्या है। राज्य राजमार्गों का निर्माण, रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सड़कें आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों से छोटी होती है, लेकिन इनका नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड। ठीक है, राज्य राजमार्ग। ठीक है, स्टेट हाईवे। देखिए ये सड़कें राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ने का कार्य करती है। विशेषता क्या है। राज्य राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये सड़कें आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों से छोटी होती है, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया हरियाणा राज्य के SH-1। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य के SH-47 आदि। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, राज्य के भीतर यातायात और परिवहन को सुविधाजनक बनाना होता है। ठीक है ना।